आज हमारे चतुर्दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिवस का प्रारंभ है और कल विजय कुमार जी ने हमें अष्टांग योग सिद्धांत, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है, उसके बारे में प्रारंभ से लेकर अंत तक उसके 8 अंग के बारे में संपूर्ण उसकी विवेचना की है। आज उसी के एक अंग अर्थात प्राणायाम के विषय में हमारा मार्गदर्शन होने जा रहा है। मैं विजय कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि वे प्राणायाम के विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू कनाद। थैंक यू मैम। कल का सेशन जैसे आप लोगों ने देखा कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य जीवन जी रहा है, उसे योग में कौन से प्रकार को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में हमने सीखा कि अष्टांग योग गृहस्थों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और उसमें भी मैंने 8 अंग बताए थे, तो थोड़ी सी चीजें जो कल की है वो हम रिकॉल करते हैं। उसका जो पहला अंग बताया था यम, कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपके लिए स्वयं के लिए कैसा होना चाहिए। दूसरा नियम कि आपको समाज में कैसे रहना है। तो ये दो तो आपको अपने व्यवहार में लाना है। उसके बाद जो तीसरा अंग है वो है आसन और चौथा अंग है प्राणायाम। और आज हम तीसरे अंग को जंप करके चौथे अंग पे हैं। तीसरे अंग के बारे में सभी जानते हैं कि आसन है, योगासनों के बारे में सभी परिचित हैं, और इसका चौथा अंग प्राणायाम है। तो आज हम प्राणायाम के विषय में समझेंगे कि प्राणायाम क्या है और उसे कैसे करना चाहिए, उसके प्रकार कितने हैं और कौन कौन से प्रकार हम कर सकते हैं। साथ में कल की कुछ बातें मैं अभी फिर सामने रखना चाह रहा हूं, जो मैंने कह तो दी, जो कि महर्षि पतंजलि ने कही कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना इट मीन्स रोकना ही योग है। अब चित्त और उसकी वृत्तियों के बारे में मैंने बताया था कि हमारे माइंड की जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज है, दैट इज वृत्तियां। अब वृत्तियां बहुत सारी पॉजिटिव भी है और बहुत कुछ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव में जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं दिन भर में, किसी दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज सब अच्छी है, दैट इज पॉजिटिव, जो आपके जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाती है। अब नेगेटिव वृत्तियों में क्या हो गया, आप आलस कर रहे हैं, आप काम से जी चुरा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये भी वृत्तियां हैं। निद्रा भी एक प्रकार से वृत्ति है, आप सो रहे हैं, लेकिन निद्रा को वृत्तियों के रूप में नहीं रखा जाता है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई कि पॉजिटिव वृत्तियां भी है, नेगेटिव वृत्तियां भी है। पॉजिटिव आपको अपलिफ्ट करती है, नेगेटिव आपको नीचे ले जाती है। तो वृत्तियों को कैसे कंट्रोल करना है, ये प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अब कल दो बातें मैंने और कही थी कि योग के 8 जो अंग है उसमें से 4 बहिरंग है, मतलब आपको 4 बाहर की तरफ देखने के लिए प्रेरित करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। हमारी वृत्ति तो एक्सटीरियर है, हम बाहर की तरफ ही देखते हैं, बट योग जो है अभ्यास के माध्यम से हमें इंट्रोवर्ट करता है, अंतर्मुखी करता है, हमारे अंदर देखने की प्रवृत्ति को जगाता है। तो वो अंदर देखने की प्रवृत्ति भी हम सीखेंगे कि हम प्राणायाम के माध्यम से कैसे अपने अंदर उतरते हैं, कैसे अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं। फिर एक शब्द मैंने कहा था स्ट्रेस, तनाव, ये एक कॉमन सी बात है आज सब जगह है, ड्यू टू एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ वर्क, ड्यू टू आवर लाइफ स्टाइल। तो उसको भी हम कैसे कम करेंगे, ये सारी चीजें हम प्राणायाम के माध्यम से सीखेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, और आज का सेशन प्रैक्टिकल है, तो आप प्रैक्टिकली हर चीज को देखें, समझें और करें। मैं ऐसी अपेक्षा आप लोगों से कर रहा हूं। सबसे पहली बात थी, हम प्राणायाम पे हैं। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम, मीन एक्सपांशन ऑफ और प्राणा, हमारी प्राण क्षमता को बढ़ाना। अब प्राण के बारे में ये कहा था कि साइंस तो प्राण को डिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन योग में हम ये मानते हैं कि ये जो सांस हम ले रहे हैं यही प्राण है, और यही प्राण हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। हमारी नाड़ियां ऐसी है कि वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉक्सिन भरा हुआ है, तो पाथ क्लियर नहीं है।
अब पाथ क्लियर नहीं होने की वजह से क्या होता है कि रोग होते हैं। हमें ये जो आलस वगैरह आता है, कारण एक ही होता है। आप कुछ लोगों को देखेंगे बहुत एनर्जेटिक होते हैं। क्यों होते हैं? जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, रेगुलर रनिंग कर रहा है, योगा कर रहा है, आप उसे अलग ही पहचान सकते हैं। और जो बिल्कुल आलसी कर रहा है, दिन भर सोया रहता है, जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा भरी है, आप उसे वैसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब ये 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रमुख होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा होती है लेफ्ट वाली, जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी अकॉर्डिंग टू नेम की, वो चंद्र यानी चांद का क्या वो होता है, चांद ठंडा होता है, इसी प्रकार ये जो नाड़ी है आपके अंदर शीतलता को लाती है। दूसरी होती है पिंगला, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये सूर्य नाड़ी आपके अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा को एक्टिव करती है। बिल्कुल, यदि कोई बिल्कुल न्यूट्रल टाइप का व्यक्ति है तो वो इसका उपयोग करके, वो कैसे करेगा वो हम आगे प्राणायाम के प्रकार में बताएंगे। तो 3 नाड़ियां प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा लेफ्ट है, पिंगला राइट है और सुषुम्ना आपके स्पाइन के बीच से निकलती है। 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां प्रमुख है। ये अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, ताकि जब मैं प्राणायाम के बारे में बताऊं तो आप हर चीज को अच्छे से समझें। प्राणायाम में 3 क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है, ये बात मैंने कल भी बताई थी। सबसे पहले सांस को लेना, जिसे हम कहते हैं पूरक। दूसरा सांसों को होल्ड करना, यानी कि कुंभक। और तीसरा सांसों को छोड़ना। तो योग में इसके लिए भी एक रेशियो है कि आपको कितनी देर लेना है, कितनी देर होल्ड करना है और कितने समय में छोड़ना है। ये कोर चीजें हो गई। अब हम मूल विषय पर आते हैं कि यदि हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो हम शुरुआत कहां से करें। तो जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें, आपका जो सेटिंग पोस्चर है उसके ऊपर फोकस करें। आप सिंपल पालथी मार के भी बैठ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सुखासन। मैं आपको दिखाता हूं। सिंपल, सबको पता है कि सुखासन कैसा होता है। आप जैसे नॉर्मल पालथी मार के बैठ रहे हैं वैसे बैठ जाएं, ये सुखासन है। दूसरा जो और एक सिंपल आसन है, जिसे कहते हैं अर्ध पद्मासन, जिसमें लेफ्ट वाले पैर को आप इस प्रकार रखिए, राइट को इस प्रकार। ये और भी ज्यादा कंफर्टेबल है। और तीसरा इसी में पद्मासन, पद्मासन भी आप जानते हैं। अब ये तीनों में से कोई एक आसन सेलेक्ट करना है। फिर दूसरी बात यह है कि आपकी जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधी होनी चाहिए। तो सीधी करने के लिए थोड़ा सा आगे झुकना है, वापस बिल्कुल रीढ़, गर्दन और कमर तीनों एक सीध में होना चाहिए। तो ये जो प्राणायाम का बेसिक अभ्यास है, पूरक, कुंभक, रेचक, इसको आज की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, डीप ब्रीदिंग करना, यानी गहरी सांस लेना। तो सांस लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, अपनी फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को इस प्रकार से लगाएं और दोनों घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रख दीजिए। सांसें बिल्कुल रिलैक्स हो। अब हल्का सा गर्दन को आगे झुकाना है और नॉस्ट्रल को कंप्रेस करते हुए गहरी सांस लेना है। सांस लेने की प्रक्रिया में 3 चीजें होगी। सबसे पहले सांस आपके लंग्स पे जाएगी, तो मैक्सिमम लंग्स को अपलिफ्ट करते हुए स्ट्रेच करके रखें। बहुत ज्यादा देर तक नहीं, केवल थोड़ी देर तक है। और उसके बाद धीरे से पूरी सांस को पेट की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। ठीक है। और उसके बाद जब छोड़ने का मौका है तब धीरे धीरे सांस छोड़ना है और बॉडी को ऊपर लेते हुए पेट को अंदर पुश करते हुए, पेट को अंदर पुश करना है और धीरे धीरे पूरी सांस बाहर निकालना है। ठीक है। अब मैं एक बार प्रैक्टिकल बता रहा हूं। इसमें टेक्निकली आपको क्या करना है, जिससे कि आप अपने चित्त को बाहरी दुनिया से हटा के अपने अंदर लगा सकें। बेसिकली क्या होता है, आप प्राणायाम कोई भी करें, आपका जो ध्यान है पूरा का पूरा वो आपके सांसों पर होना चाहिए। सांसों पर होने का मतलब है, जैसे ही आप नॉस्ट्रल से सांस खींच रहे हैं तो पूरा ध्यान उस सांसों के ऊपर होना चाहिए कि सांस कहाँ जा रही है, नॉस्ट्रल से अंदर जा रही है, उसको आप सेंस कर सकते हैं, है ना। श्वास नली से होते हुए चेस्ट की तरफ जा रही है, लंग्स में जा रही है, तो लंग्स के एक्सपांशन को भी आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में पेट की तरफ जा रही है तो पेट को भी महसूस कर पाएंगे कि पेट थोड़ा सा फूल गया है। फिर सांस जब बाहर निकालेंगे तब भी आप उस चीज को, कि पेट को जब अंदर पुश कर रहे हैं, उस चीज को भी आप सेंस कर सकते हैं, लंग्स, ट्रैकिया। और बाहर निकलते समय भी उस चीज को आप
सेंस कर सकते हैं। तो मैंने ये जो कहा कि योग आपको बाह्य वृत्ति से अंतः वृत्ति की ओर ले जाता है, आप इसे प्रैक्टिकल एक बार करेंगे अभी मेरे साथ में। तो जब आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटके केवल अपनी सांसों पर फोकस होता है, तब धीरे धीरे इसके अभ्यास से आपका मन स्थिर होने लगता है, बाहरी चीजों से हटने लगता है। ठीक है, एक बार इस चीज को प्रैक्टिकल मैं आपको करके बता रहा हूं, आप लोग भी करने की कोशिश करें। गर्दन हल्की सी नीचे, गहरी सांस, रिलैक्स। इसमें दो घटनाएं घटी। सबसे पहली बात, जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने का जो साउंड है, आपका पूरा माइंड उसके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप सांस छोड़ते हैं तब भी हल्का सा साउंड होना चाहिए। ये जो सांस छोड़ते समय साउंड होता है, ये भी प्राणायाम का एक प्रकार है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी एक्टिविटी में आपका माइंड बाहरी दुनिया से कट के केवल अपने स्वयं के शरीर और मन के ऊपर फोकस होता है ना। तो एकदम से डे वन पे आप करेंगे तो ये संभव नहीं है, इसके लिए भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो एक बार फिर से देखिए, इसमें दो बातें, आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं, आंखें खुली भी रख सकते हैं। शुरुआत में आंखें खुली रखें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आपकी बनने लगेगी, तब आप आंखें बंद करना शुरू कर दीजिए। अब डे वन पे जब आप शुरू करते हैं इसको, तो आपका जो अभी शरीर है और आपका ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो एकदम से उसके अनुकूल नहीं है। जब आप इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं, आप नियमित रूप से 11 बार करें, तो धीरे धीरे आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर काम कर रहा है, आपके लंग्स की कैपेसिटी और बेहतर हो रही है। और उसके साथ साथ जब आपका पूरा ध्यान आपके सांसों के ऊपर होता है, उतने क्षण के लिए आप दुनिया भर के विचारों से कट जाते हैं। मतलब वो, यदि मैं आपसे कहूं कि आपने 5 मिनट यदि प्राणायाम किया है, इस प्राणायाम का अभ्यास या किसी भी प्राणायाम का अभ्यास इसी मेथड से, तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में 5 मिनट थोड़ा सा शांत रहने की, स्थिर रहने की कोशिश की और काम किया है। तो जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस हम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा चित्त शांत होने लगता है। शांत होने का ये मतलब नहीं कि वो न्यूट्रल हो रहा है, शांत होने का मतलब ये होता है कि वो स्थिर हो रहा है, स्टेबिलिटी प्राप्त कर रहा है। अभी आप सुबह से उठते हैं तो आपका चित्त बहुत अस्थिर होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि पर सेकंड 3 लाख विचार आते हैं, ड्यू टू योर सेंस ऑर्गन्स, की कान ने जहां सुना, आंखों ने जहां देखा, इधर उधर की आवाज है, तो वो सब क्या है, सेंस के जितने भी सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में जमा होते रहते हैं। अब ज्यादा बर्डन हो रहा है तो उसे खाली करना भी जरूरी है। खाली करने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ी देर रोक दीजिए, उतनी देर वो वजन कम हो जाएगा। और आगे के अभ्यासों में मैं बताऊंगा कि वो ब्रेन में कैसे काम भी करता है। ये तो मैंने एक सिंपल तरीका बताया प्राणायाम का, जिसे कि हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं। और कोई भी प्राणायाम यदि आप शुरू करते हैं तो इसके पहले आपको डीप ब्रीदिंग जरूर करनी चाहिए। अब मैं इसमें एक बात और बता रहा हूं आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात है, शायद ये आपको साहित्य में न मिले, ये अनुभव की बात है। जब हम ये सब करते हैं ना, जैसे आपने अभी तो कर लिया, और मैं आपसे कहूं कि आप डेली कीजिए। डेली आपको 5 मिनट से शुरू करना है, नेक्स्ट डे 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट। तो ये जो हमारे चित्त की वृत्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। तो जब आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं कभी भी जीवन में, तो नेगेटिविटी उस पर हावी होती कि मुझे लेके क्यों नहीं चल रहा। तो आप प्रैक्टिकल कीजिएगा इस बात को, जो मैं आपको कह रहा हूं आप इसे बेहतर समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। तब सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, मैं क्यों कर रहा हूं। दूसरी बात, इससे क्या होगा।
मैं फालतू बैठा हुआ हूँ, इससे तो कोई फायदा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये सारे प्रश्न आप लिख कर रख लीजिए, 2-4 दिन आप करेंगे तो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। जहां आपके अंदर के नेगेटिव वृत्तियां आपके ऊपर हावी हुई, तो ये सारे प्रश्न आपको आएंगे और धीरे धीरे बोलेंगे यार इससे कुछ नहीं होता, मैं नहीं करता। योग इतना ज्यादा पॉपुलर है, फिर भी लोग उतने सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने अभ्यास में दृढ़ता, स्थिरता नहीं ला पा रहे। और योग के अभ्यास के लिए आपको रेगुलर काम करना जरूरी है, रेगुलर नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है। तो ये प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों को आपको कैसे एलिमिनेट करना है वो आपको तय करना है। कि जैसे ही ये सारे थॉट्स आए वैसे ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, सजग रहना है। कल मैंने एक शब्द कहा था कि आपको सजग रहना है। माइंड का क्या वृत्ति होती है कि माइंड 3 डायरेक्शन में चलता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो उसका जो रेशो सबसे कम होता है वो प्रेजेंट में होता है। आप अभी कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इस जगह आपका दिमाग कम है। आपका दिमाग पास्ट पे ज्यादा है और फ्यूचर पे ज्यादा है। तो ये जो हमारे चित्त की वृत्ति होती है पास्ट टू फ्यूचर, उसको प्रेजेंट में आपको होल्ड करना है। और प्रेजेंट में होल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। क्योंकि सांसें प्रेजेंट में चल रही है, सांसें हमेशा चलती है। आपने देखा भी होगा, कभी गुस्सा आ जाएगा, हाई बीपी हो जाए तो लोग बोलते गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। रीजन वही है कि जहां आप सांसों पे गए, आप अपने अंदर गए, वैसे ही चित्त धीरे धीरे शांत होने लगता है। चित्त की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती है। तो ये जो पहला अभ्यास है, जैसा मैंने कहा था कि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना, तो ये उसकी पहली सीढ़ी है। उसमें क्या क्या हर्डल्स आएंगे ये भी मैंने बता दिया कि नेगेटिविटी सबसे पहले हावी होगी और आपको सजग रहकर उस नेगेटिविटी को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ना है। तो जब भी प्राणायाम शुरू करें, शुरुआत करें आप डीप ब्रीदिंग से। डीप ब्रीदिंग के कम से कम 11 राउंड आपके होने ही चाहिए। कम से कम 11 बार करना है, चित्त को स्थिर रह के कि हाँ ये मुझे इतना करना है और रोज इसको बढ़ाना है। बढ़ाएंगे तो आपका फायदा भी और आगे होगा। अब प्राणायाम में तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, चूंकि योग किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जहां ओम के अभ्यास की बात आती है कि ओम का अभ्यास करें, इससे बहुत फायदे होते हैं, तो कुछ दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती है लोगों को लेके, धर्म को लेके। तो आप यदि ओम का गुंजरण करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है कि आप कम से कम 11 बार ओम का गुंजरण जरूर करें। ओम के गुंजरण की भी वही विधि है कि आपको गहरी सांस लेनी है। सांस के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा केवल कंठ में होता है, दूसरा लंग्स में और तीसरा आपके नाभि क्षेत्र में होता है। और ये 3 हिस्सों में सांस का जितना पार्ट है उतना ही आपको ओम के 3 शब्द अ, उ और म का गुंजरण करना है। और ये अभ्यास भी 11 बार करना है आपको। तो चलिए मैं इसको एक डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं। गर्दन हल्की से नीचे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, एक गहरी सांस, रिलैक्स करें। जैसा मैंने बताया कि सांस का जो कंठ वाला हिस्सा होता है बहुत छोटा होता है, तो अ साइलेंट लेना पड़ता है उसमें। ओ, हल्का सा अ लेना है, फिर ओ पे जाना है। तो आपके लंग्स वाले पोर्शन में जितनी भी आपकी सांस भरी हुई है उसको ओ में निकाल देना है। और लास्ट वाला जो है पेट वाला हिस्सा, तो पेट को अंदर पुश करते हुए फिर आपको म का गुंजरण करना है, लाइक दिस। तो ये ओम के गुंजरण की तकनीक है। फिर एक बात और है, इफ यू आर अ बिगिनर, तो जरूरी नहीं है कि आप 100% सही करें। तो एक बात का ख्याल रखिए, आप किसी के मार्गदर्शन में नहीं भी कर रहे हैं तो आप स्वयं अपने गुरु होते हैं योग में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब धीरे धीरे उस ओर बढ़ते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और जो सही डायरेक्शन है उस ओर आपका शरीर खुद ही आपको इंडिकेशन देना शुरू करता है कि आपका जो सांस लेने का तरीका है
जैसे जैसे वो पाथ क्लियर होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव होगा, वैसे वैसे वो आपको खुद ही रियलाइज होने लगेगा आपका एनर्जी लेवल, तो आप स्वयं ही सही रास्ते पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस बात को कभी भी अन्यथा न ले कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां हाँ और नहीं के चक्कर में रहेंगे वहां आप बेहतर के चक्कर में अपने दिमाग को और उलझा लेंगे। इसलिए आप जैसा कर रहे हैं वैसा करें, लेकिन शुरू करें और उसको निरंतर बनाए रखें। तो प्राणायाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हो गई। सबसे पहले जब भी सेशन शुरू करें, आप सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग करें कम से कम 11 बार, दूसरी बार कम से कम 11 बार ओम का गुंजरण करें। अब इसमें जो प्राणायाम का तीसरा प्रकार है, ये प्राणायाम ये कह सकता हूं कि सेशन का जो तीसरा हिस्सा है वो है कपालभाति। अब कपालभाति, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि ये प्राणायाम है, लेकिन कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल नहीं है। कपालभाति हठ योग में एक शुद्धि क्रिया है। इट मीन्स अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अब शुद्धि किस बात की, जैसा मैंने कहा कि 72,000 नाड़ियां हैं, तो नाड़ियों की शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि आप पानी उसके ऊपर डाल के नहीं कर सकते। नाड़ियों के शोधन हमेशा वायु से ही होता है। अब वायु भी बिल्कुल लाइट प्रेशर में रहेगी तो वो नाड़ियां शुद्ध हो, ये संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि आप थोड़ा सा फोर्सफुली सांसों की गति को बढ़ाएं और वायु का प्रवाह तेज करें। तो कपालभाति आप जब भी करें, याद रखें ये शुद्धि क्रिया है, और आप आसन करने के पहले इसको कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। कपालभाति में भी प्रक्रिया आपकी वही है। आप रीढ़, गर्दन, कमर तीनों एक सीध में रखें। दोनों हाथों को अब घुटनों के ऊपर लॉक करना है। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, गर्दन बिल्कुल सीधी। अब सांस फोर्सफुली बाहर निकालना है और पेट को हल्का सा अंदर पुश करना है ना। आप इसे देखिए, रिलैक्स करें। ये जो मैंने बताया, आप सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि इसको शुरू कर रहे हैं तो इसके स्ट्रोक्स कितने होने चाहिए। हमारे जितने भी यंगस्टर है वो कम से कम 100, मोर देन 100 स्ट्रोक्स कर सकते हैं इजीली। बट इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन एंड बिगिनर, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए कम से कम 30 स्ट्रोक्स से, और उसके भी 3 राउंड करने की जरूरत नहीं है। आप 30 स्ट्रोक्स से शुरू करें, धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाएं। एक हफ्ते बाद में आप उसको डबल राउंड कर दीजिए, एक हफ्ते बाद 3 राउंड कर दीजिए, और 3 राउंड से ज्यादा सीनियर सिटीजन न करें 30 स्ट्रोक्स के। यंगस्टर्स हैं वो 60 प्लस स्ट्रोक्स कर सकते हैं, 3 राउंड इजीली हो जाते हैं। अब कपालभाति की प्रक्रिया में होता क्या है? कपालभाति आपके पेट, चेस्ट और ब्रेन से संबंधित है। जैसे ही आप पेट को अंदर पुश करते हैं तो नाभि क्षेत्र में जो चक्र है, मैं चक्रों के बारे में अभी नहीं आपसे डिस्कस करूंगा, तो नाभि क्षेत्र से जो वायु का प्रेशर है आपके लंग्स, आपके श्वसन नली से होता हुआ ब्रेन की ओर जाता है। तो जब ये तेज गति से ऊपर की ओर जाता है तो आपके सारी नाड़ियों को, जो कि आपके सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ब्रेन तक के ये तेजी से वायु जाती है और सारी नाड़ियों का शोधन होता है। नाड़ियों का शोधन होने के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड भी तेजी से आपके ब्रेन की ओर बढ़ने लगता है। नाड़ियां शुद्ध होती है तो ब्रेन में ब्लड की जो सप्लाई है वो प्रॉपर होती है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें प्रॉपर जब ब्लड की सप्लाई होती है तो वो स्ट्रांग होते हैं। उसके साथ में सबसे बड़ा फायदा कपालभाति का ये होता है कि जैसे ही वो पेट से एक्टिव होता है तो पेट में यहाँ जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, और जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर एक्टिव होने लगती है। उनमें जितनी भी बीमारियां नहीं कहना चाहिए कि उनका जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर होने लगता है। जब सिक्रेशन प्रॉपर होगा इट मीन्स कि रोग धीरे धीरे समाप्त होंगे। किसी भी ग्लैंड में यदि इम्बैलेंसेस है, वो कम या ज्यादा सिक्रेशन कर रही, तो नो डाउट आपको बीमारी होगी। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है, पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, वो प्रॉपर एक्टिव होने लगते हैं। उसके साथ साथ पेट से संबंधी जो समस्याएं हैं, जैसे गैस की समस्या हो गई, अपच की समस्या हो गई है, ये सारी भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। ये सबसे बड़ा फायदा है। फिर लंग्स की तरफ आते हैं तो लंग्स में जितने भी उसके छोटे छोटे हिस्से हैं,
वो प्रॉपरली ओपन होने लगते हैं, जिससे आपके श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। आपके श्वास लेने की क्षमता का बढ़ना मतलब कि मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे शरीर में जाना, और मैक्सिमम जाने का सीधा सा अर्थ होता है कि आपको बेहतर खाद पानी मिल रहा है तो पौधा बढ़ेगा। वैसे ही आपके शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, इट मींस आपका शरीर हेल्दी होगा और रोगों को दूर करेगा। और यही प्रक्रिया हमारे ब्रेन के साथ होती है। ब्रेन में भी प्रॉपर ब्लड जाता है तो न्यूरॉन्स जो है वो प्रॉपर हेल्दी होते हैं। अब एक बात आप समझ लीजिए, आमतौर पे होता है कि हमें तनाव मुक्त जीवन जीना है, लेकिन तनाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आप सोचे कि कोई व्यक्ति तनाव फ्री है तो इट्स अ मिथ, तनाव तो रहेगा ही। लेकिन तनाव के लिए हमें अपने ब्रेन को डेवलप करना है, ब्रेन को तैयार करना है, शारीरिक रूप से भी और मेंटली। शारीरिक रूप से कहने का मतलब यह है कि ब्लड जाना चाहिए वहां पे, प्रॉपर ब्लड जाएगा, वो हेल्दी होंगे तो नो डाउट वो स्ट्रेस को बेयर करने में सफल होंगे, वो तनाव को सह सकते हैं। मानसिक रूप से मैंने ऐसा इसीलिए कहा है कि जब आप, मैंने बताया कि जब आप बिल्कुल शांत रहना सीखेंगे तब समस्याओं से, परिस्थितियों से जूझना सीखेंगे। तो कपालभाति के इतने सारे फायदे, और भी बहुत सारे फायदे हैं, यदि इन सब के ऊपर चर्चा करते रहे तो बहुत लंबी चलेगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें सबसे पहले 11 बार डीप ब्रीदिंग, दूसरी बात 11 बार ओम चैंटिंग, उसके बाद में आपको करना चाहिए कपालभाति। ये तीन क्रियाएं करने के बाद ही आपको आसनों का अभ्यास शुरू करना चाहिए। आसन तीसरा अंग है, प्राणायाम चौथा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम पहले तीसरे को करें या चौथे को, करना सभी को साथ में, लेकिन ये तीन अभ्यास करने के बाद में आपका शरीर इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि आप आसन कर सकें। अब तब आपकी बॉडी बिल्कुल तैयार हो जाती है, आपके बिल्कुल सारी नस नाड़ियां खुल जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर काम करने लगता है, जिससे कि आप आसन करते समय और बेहतर एनर्जी को महसूस कर सकें। तो आप आसन के पहले ये सब कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अगला प्राणायाम की यदि हम बात करें, तो नेक्स्ट जो प्राणायाम हमें करना चाहिए उसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम, यानी उल्टा और सीधा। जैसा कि नाम में ही है नाड़ी शोधन, तो ये प्राणायाम बेसिकली आपकी नाड़ियों का शोधन करता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आप इसको शुरू करते हैं बाएं नासिका से, बाईं नासिका से श्वास लेते हैं और दाहिने से छोड़ते हैं, दाहिने से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि आपने यहां से वहां तक और वहां से यहां तक पूरे पाथ को क्लियर किया, है ना। तो तीन नाड़ियां तीन प्रकार के गुणों को प्रदर्शित, तीन प्रकार के तत्वों को प्रदर्शित करती है। अब इसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी चर्चा करेंगे। आपका जो सिटिंग पोस्चर है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, रीढ़ गर्दन कमर सीधी। अब मुद्रा आपकी ज्ञान मुद्रा रहेगी एक हाथ में, और राइट हैंड उठाना है आपको, रिंग फिंगर, ये फिंगर को ऐसे लगाना है इस प्रकार से, और ये जो आपका अंगूठा है उसे राइट नॉस्टल पे लगाइए, और बाकी की ये जो दो फिंगर है उसे आप अपने बिल्कुल दोनों भौहों के बीच में लगा दीजिए। गर्दन सीधी होनी चाहिए। एक गहरी सांस, अब लेफ्ट वाले नासिका को बंद करें और राइट से छोड़ें। अब राइट से लेना है, रिलैक्स। ये एक राउंड है। तो आपके शरीर में ये जो तीन तत्व है, वात पित्त कफ, तो ये तीनों को बैलेंस करता है ना। जैसा कहा कि ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, तो ये इड़ा और पिंगला के बीच में जितना भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है उसे बैलेंस करता है।
अब जब भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें, कोर इसमें मूल बात यही रहेगी कि जब सांस लें तो पूरा ध्यान सांसों के ऊपर रहे, सांस छोड़े तो पूरा ध्यान सांसों के ऊपर होना चाहिए। योग में, प्राणायाम में कोई भी प्रकार को आप फॉलो करते हैं तो पूरा ध्यान आपका अपनी सांसों पर ही होना चाहिए। अब इसके फायदे के विषय में हम बात करेंगे, इससे क्या फायदा होता है। जैसे मैंने कहा कि वात पित्त कफ ये जो तीन होते हैं, यदि इनका बैलेंस बिगड़ा हमारे शरीर में तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों चीज को बैलेंस करता है, एक सूर्य नाड़ी, दूसरा चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी जैसा नाम से ही है कि बिल्कुल तेज प्रदीप्त एनर्जी वाली, और चंद्र नाड़ी मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत शीतल ठंडी है, ये स्थिरता का प्रतीक है। तो यदि इनमें कुछ गड़बड़ हुई तो नो डाउट आपको रोग होंगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है आपके सारे तत्वों को बैलेंस करता है। और जितनी बार आप अपना दिमाग, अपना मन, अपना चित्त अपनी सांसों पर लगाते हैं, उतनी देर धीरे धीरे आप बाहरी दुनिया से कटते हुए अपने शरीर पर फोकस करते हैं। बाहरी दुनिया से कटने का मतलब आप स्ट्रेस और तनाव से दूर होते हैं। और जितना ब्लड आपके माइंड को मिलते जाता है, जो वाइब्रेशन ड्यूरिंग द प्राणायाम होते हैं कि जब आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो एक वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस आपके न्यूरॉन्स को स्ट्रांग करते हैं, हेल्दी करते हैं। तो धीरे धीरे उनमें कैपेसिटी बिल्ड होती है कि वो स्ट्रेस और तनाव को झेल सकें। समाप्त नहीं कर सकते, समाप्त तो आपका चित्त करेगा कि हाँ मुझे इस बात का तनाव नहीं लेना है, ये मेरे लिए यूजफुल है, ये यूजलेस है। तब जब आप अपने माइंड को इतना ट्रेन कर पाएंगे तब तनाव कम होगा। इसके अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से या योग के अभ्यास से आप अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को दृढ़ करते हैं कि वो झेल सकें। लेकिन ये चित्त में ही आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि किस चीज को आपको कितना इग्नोर करना है। मैंने कल एक शब्द कहा था ना, अनासक्त भाव धीरे धीरे आने लगता है प्रत्याहार की साधना से। तो जैसे जैसे आप प्राणायाम में जाते जाएंगे और प्राणायाम से प्रत्याहार की ओर जाएंगे, धीरे धीरे ये चीजें ऑटोमेटिक डेवलप होते जाएगी। तो ये प्राणायाम का चौथा प्रकार है। आप जब भी प्राणायाम का सेशन करें, नेक्स्ट ये है अनुलोम विलोम, और इसको भी कम से कम आपको 11 बार करना ही चाहिए। अब इसके बाद में बात आती है कि अगला प्राणायाम कौन सा। तो अगले दो प्राणायाम महत्वपूर्ण हैं। एक तो है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी जैसा नाम से ही है कि यह आपकी ईड़ा नाड़ी से संबंधित है। ईड़ा नाड़ी जिसको हम चंद्र नाड़ी, जो कि लेफ्ट साइड में होती है आपके शरीर में, आपके स्पाइन के लेफ्ट साइड में। तो आपको लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है, और फिर लेफ्ट से लेना है और राइट से ही छोड़ना है। आप केवल इसे हाफ ही करते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट है। बट यदि हम चंद्र नाड़ी या चंद्र भेदी प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो आपको केवल लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। ये एक राउंड है और धीरे धीरे ऐसे करके आपको 11 राउंड करने चाहिए। पूरी प्रक्रिया वही है। आप रीढ़, गर्दन, कमर तीनों एक सीध में लेके बैठ जाएं। लेफ्ट हैंड आपका बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में होना चाहिए। राइट अंगूठे की स्थिति, नॉस्टल राइट वाला ब्लॉक करें। दोनों उंगलियों को बिल्कुल इस प्रकार अपने आज्ञा चक्र पे रखें और एक गहरी सांस लेफ्ट साइड से, धीरे धीरे वापस छोड़ें। रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ। जैसा कि नाम में ही शामिल है कि ये चंद्रभेदी प्राणायाम है, मतलब ये उन रोगों पे काम करता है जो पित्त बढ़ने की वजह से या शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से होते हैं। पूरे अभ्यास में आपको जो बेसिक प्रिंसिपल था डीप ब्रीदिंग का, कि सांसों पर ही फोकस करना है, सांसों को होल्ड करना है, छोड़ना है, पूरा ध्यान आपको इसी पर बैलेंस रखना है, ये हर प्राणायाम के ऊपर लागू होता है। अब इसके फायदे की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि पित्त जनित जितने भी रोग हैं, आपको लो बीपी हो गया या पेट में छाले हो गए, अल्सर की समस्या है, और आप में उग्रता है नेचर में कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं,
तो ये प्राणायाम उस वक्त बहुत ही प्रभावी तरीके से आपके रोगों को दूर करने का काम करता है, आपके माइंड को कूल करने का काम करता है। तो इस प्राणायाम को आप गर्मियों के दिनों में करिए, सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद तब रहता है जब गर्मियां हो। तो ये आपके शरीर और मन को शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है, चंद्र भेदी। तो लो बीपी में ये आपके बीपी को, हाई बीपी है तो ये आपको हेल्प करेगा कि वो बीपी को नॉर्मल रख सकें। और ऐसा ही अगला प्राणायाम है जो कि है सूर्य भेदी। मीन राइट नॉस्ट्रल से सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। पूरी प्रक्रिया इसमें वही रहेगी। आप इस प्रकार बनाएं, लेफ्ट वाले इस पे रखें, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें, राइट से सांस लें और लेफ्ट से छोड़ें। ये एक राउंड है। ऐसे ही आपको कम से कम 11 राउंड करने चाहिए। अब ये दोनों प्राणायामों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों आपको इसे रूटीन में शामिल करना चाहिए। चंद्र भेदी और सूर्य भेदी, आपका नेचर किसी भी प्रकार का हो, जब दोनों प्राणायाम को आप अल्टरनेट करते हैं एक के बाद में एक, तो आपका जो नेचर है, वात पित्त और कफ, ये तीनों चीजें धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है। और जैसा इनके नाम में ये कि सूर्य भेदी और चंद्र भेदी, तो ये आपकी एड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को एक्टिव करते हैं। और योग में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इन तीन नाड़ियों में से दो नाड़ियों को सुपर एक्टिव करके उन दोनों नाड़ियों के प्रवाह का डायरेक्शन आपको सुषुम्ना में करना होता है। ये योग की एक बहुत उच्च कोटि की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से कोई भी कर सकता है। बट कंडीशन ये है कि आपको नियमित रूप से करना है। और जैसे मैंने बताया कि नेगेटिविटी तत्काल हावी होती है, तो सजग रहकर हर चीज को आपको देखना है और वैसा ही अभ्यास आपको करना है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हमने शुरुआत की थी डीप ब्रीदिंग से। डीप ब्रीदिंग आपको 11 बार करना है, पूरी प्रक्रिया मैंने बताई है। और डीप ब्रीदिंग में भी आपको पूरा ध्यान सांसों के ऊपर रखना है। उसमें भी मैंने आपको ये बताया कि आपको पूरक, कुंभक और रेचक तीनों प्रक्रिया करनी है। शुरुआत में कुंभक न भी करना चाहें तो कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी शारीरिक क्षमताएं क्या है, कि आप सांसों को कितनी देर होल्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इनके रेशो के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था कि 1:2 होना चाहिए। आपने 5 सेकंड में सांस लिया है तो आपको 10 सेकंड में सांस छोड़ना है, लेकिन एकदम से ये संभव नहीं है। तो आप 7 सेकंड, 8 सेकंड ग्रेजुअली धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात थी हमारी कपालभाति की, कि हमें कपालभाति करना है। तो कपालभाति का भी आपको मैंने बताया कि 30 स्ट्रोक्स, 60 स्ट्रोक्स, शुरुआत में एक राउंड लें, धीरे धीरे 2 और 3 की ओर बढ़ें। फिर ओम का गुंजरण भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्राणायाम मैंने आपको बताया नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के भी आपको कम से कम 11 राउंड तो करने ही करने चाहिए, महत्वपूर्ण है। और नाड़ी शोधन से भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के मैंने आपको चंद्र भेदी और सूर्य भेदी प्राणायाम बताए। अब इसके बाद में अगला जो प्राणायाम है वह है उज्जाई। उज्जाई का मतलब होता है ऊपर उठना। बेसिकली ये प्राणायाम आपकी आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे ऊर्ध्व करता है। योग की भाषा में कहूं तो हमारे शरीर में 7 चक्रों की अवधारणा है, जिसे कुंडलिनी चक्र कहते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक के 7 चक्र हैं। उज्जाई प्राणायाम के फायदे शारीरिक रोगों में तो है ही, साथ ही आपके चक्रों के या आपके आंतरिक ऊर्जा के जागरण का भी अपना महत्व है। जैसा मैंने बताया, उज्जाई का मतलब होता है उठना। तो इसमें आपका सेटिंग वही रहेगा, रीढ़, गर्दन, कमर तीनों एक सीध में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और केवल सांस लेने की प्रक्रिया और उसको एक साउंड के साथ वापस छोड़ना। और वो साउंड आपका कंठ से आना चाहिए। एक बार इसे देखिए, गहरी सांस,
रिलैक्स। तो ये जो साउंड आपने देखा बेसिकली आपकी थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि थायराइड से संबंधित आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, यदि रेगुलर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 11 राउंड कर रहे हैं, तो नो डाउट वो आपके थायराइड से संबंधित समस्या, चाहे वो बढ़ा हुआ हो चाहे वो कम हो, सारी चीजों को बैलेंस करता है। और दूसरी बात है, ये जो सारे वाइब्रेशंस आपके ब्रेन की तरफ जाते हैं तो ब्रेन को बिल्कुल धीरे धीरे कूल और स्थिर करते हैं। आपके ब्रेन में जो डेटा स्टोरेज का सिस्टम है, जो कंटिन्यू डेटा को एक्सेप्ट बिल्कुल रिसीव करते रहता है, उस सिस्टम को भी ये स्थिर करता है। स्थिर करने का मतलब ये है कि आपके मन की, मस्तिष्क की चंचलता को धीरे धीरे बिल्कुल वो स्थिरता की ओर ले जाता है। योग के ये सारे ही प्राणायाम के सारे अभ्यास ही आपको स्थिरता की ओर ले जाते हैं। अब ये जो सांस छोड़ने की ये जो प्रक्रिया है जिसमें आपने साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि ये जो साउंड निकालने की जो प्रक्रिया है, आप हर अभ्यास में कर सकते हैं। हर प्राणायाम में आपको सांस बाहर निकलनी है एक्सेप्ट कपालभाति। आपको धीरे धीरे जहां पर भी सांस निकालने की बात आती है, तो आप इस प्राणायाम को क्लब कर सकते हैं कि आप सांस जब भी छोड़ें, कंठ से आवाज निकालते हुए छोड़ें। तो वो प्राणायाम जो आप पहले कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा अनुलोम विलोम करना है, तो अनुलोम विलोम में राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। इन बिटवीन जब आप सांस छोड़ें तो वो साउंड आप प्रोड्यूस करते रहें। तो ये एक प्रकार से एडिशनल चीज आपके हर प्राणायाम में जुड़ती चली जाएगी। आई होप कि ये चीज आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुई। तो एक बार फिर मैं इसका डेमो कर रहा हूं। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन कमर बिल्कुल सीधी। एक गहरी सांस, सांस लेने की प्रक्रिया वही, गर्दन को हल्का सा नीचे, नॉस्ट्रल को कंप्रेस करना है, ये ऊपर वाले हिस्से को, और गहरी सांस लेना है। रिलैक्स। तो उज्जाई प्राणायाम के आपको फायदे भी क्लियर हो गए। धीरे धीरे आपके थायराइड से संबंधित जो भी समस्या है, जिन्हें थायराइड का प्रॉब्लम है, उन्हें तो नियमित रूप से इसका अभ्यास करना ही करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट प्राणायाम है वो है भ्रामरी। अकॉर्डिंग टू नेम भ्रामरी यानी भंवरा। यानी इस प्राणायाम में आप हमिंग करते हो, भंवरे की तरह गुंजरण करते हो। गुंजरण से क्या होता है, वाइब्रेशंस बनते हैं, और ये वाइब्रेशंस आपके ब्रेन को स्ट्रांग बनाते हैं। क्योंकि ये जो तनाव का जो प्रेशर होता है, वो आपके ब्रेन, हार्ट, इन सबको धीरे धीरे वीक करने लगता है। तो भ्रामरी भी दो प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से दी हुई है। एक तो ओपन होती है। ओपन कहने का ये मतलब होता है, मैं ओपन को ज्यादा बेहतर मानता हूँ कि आप जितने सारे हर्डल्स रख के अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है। तो पहला जो इसका प्रकार है, उसमें आप क्या करते हैं कि दोनों अंगूठों को कानों में लगा लेते हैं इस प्रकार से, और ये आपके फिंगर्स को आईज पे रख देते हैं इस प्रकार से हल्का सा, और ये अंगूठों को आपको बैलेंस करना होता है। एक बात फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि अंगूठे के प्रेशर को आपको धीरे धीरे अभ्यास से बैलेंस करना है कि कितने प्रेशर में आप कंफर्टेबल वाइब्रेशंस को, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पहचान पा रहे हैं, जो आपको बेहतर लग रहा है। क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है कि आपको स्वयं अपने हिसाब से अंगूठे के प्रेशर को बैलेंस करना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा हल्का दबा के देखिए, फिर और हल्का हल्का, इस प्रकार से आप वाइब्रेशंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने प्रेशर में का अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो एक बार इसे डेमो देखिए। इसमें दोनों अंगूठों को कानों में लगाना है और फिंगर्स को आंखों पे, और गहरी सांस। गहरी सांस लेने के बाद में आपको टीथ को फ्री रखना है, अपने दांतों को बिल्कुल फ्री रखिए, लिप्स लॉक रहेंगे, और फिर हमिंग करना है लाइक दिस, है ना। चलिए एक बार देखते हैं।
रिलैक्स करें। ये सबसे बेहतर स्थिति है कि आप वाइब्रेशंस को टुवर्ड्स योर ब्रेन, अपने मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं, तो ये भी आपको बहुत मानसिक रूप से तनाव मुक्त करते हैं, रिलैक्स करते हैं, आपके ब्रेन को पुष्ट करते हैं। बेसिकली तनाव धीरे धीरे वैसे ही उसके तनाव का प्रेशर कम होने लगता है, तो आपको लगता है तनाव कम हो रहा है, लेकिन यहाँ अल्टीमेटली होता यह है कि आपका ब्रेन, आपके न्यूरॉन्स स्ट्रांग होते हैं और चीजों को सहन करने की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है। रीजन वही है। एक लास्ट प्राणायाम और है, दैट इज शीतली। वैसे तो प्राणायाम के 10 प्रकार हैं, लेकिन शीतली एज पर नेम की शीतल करने वाला प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम में बेसिकली उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है जो कि बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, जिनके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं और क्रोध ज्यादा आता है, तो उनके लिए बहुत फायदे वाला है। शीतली में बेसिकली आप अपने टंग को रोल करते हैं लाइक दिस, और इससे गहरी सांस लेते हैं, बिल्कुल, और फिर धीरे धीरे वापस छोड़ते हैं। एक बार इसे देखिए। और मुंह बंद करके धीरे धीरे सांस को वापस छोड़ना है। रिलैक्स करें। इसके भी कम से कम आपको 11 राउंड करना ही करना चाहिए। तो शीतली, जैसा मैंने कहा, जैसे आप सांस लेते हैं और टंग को रोल करते हैं, तो जो सांस जाती है वो आपके टंग के गीले क्षेत्रों से होती हुई जाती है, जो आपके लंग्स को और सिस्टम को कूल करती है। एक प्रकार से ये आपके शरीर में एसी का काम करती है। तो गर्मियों में जब कभी आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो या थकान हो या शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई हो, पेट में छाले हो गए हो, तो आपको इसका गर्मियों में तो रेगुलर अभ्यास करना ही करना चाहिए। ये प्राणायाम के मुख्य प्रकार हैं, और भी दूसरे हैं, कम से कम 10 प्रकार होते हैं, और मुझे लगता है कि मैं 6-7 प्राणायाम आपको बता चुका हूं। तो इसमें से जरूरी नहीं है कि आप पूरे ही प्राणायाम करें, लेकिन एक कोर प्रिंसिपल है कि आपको हर प्राणायाम में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो, आप शुरुआती जब भी करें तो कुछ दिन तो आंखें खुली रख के कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आंखें बंद करके अभ्यास करने का प्रयास करें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, मैंने कहा कि अपने चित्त या मन को स्थिर करने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही लगाना है। और यहां पर मैंने एक बात आपसे बिल्कुल स्पष्ट कही है अपने अनुभव के आधार पर, कि जब भी आप किसी पॉजिटिव एक्टिविटीज की ओर बढ़ेंगे, तो पॉजिटिव एक्टिविटी की ओर बढ़ेंगे, पॉजिटिव वृत्ति की ओर बढ़ेंगे, तो आपकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वृत्ति हावी हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अब 2 ही दिनों में आपको हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ 11 बार करना है, तो 3 बार करने के बाद ही चौथी बार आपका माइंड बोले क्या कर रहा है, छोड़ इसको, कुछ नहीं होना है इससे। सबसे ज्यादा जो हावी होती है वो नेगेटिविटी होती है। यहां मैंने आपको सजेस्ट किया है कि नेगेटिविटी को आपको सजग रहकर पकड़ना है, एलिमिनेट करना है, कि भाई नहीं, ये मुझे करना ही करना है, और इसे धीरे धीरे अभ्यास में लाना और बढ़ा के करना है। योग के लिए बहुत समय देने की आवश्यकता होती है। ये जो प्राणायाम है, कम से कम 1 घंटा किया जाना चाहिए, आधे से 1 घंटा, तब प्रभावी है। आप सोचो कि 3 स्ट्रोक कर लूंगा, मुझे बहुत सारा फायदा होगा, कुछ नहीं। कम से कम 11 राउंड आपके हर प्राणायाम के होने चाहिए, और प्राणायाम के लिए तो आपको आधे घंटे का समय निकालना ही पड़ेगा। 1-2 दिन करेंगे, उसके बाद लगेगा क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, कुछ फायदा होगा नहीं होगा। व्यक्ति उसी कंडीशन में झुकता है जब वो मजबूर होता है। बीमार व्यक्ति सोच लेगा कि हाँ यार, मैं करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो सोचेगा मैं क्यों करूं, मैं तो ठीक ठाक हूं। लेकिन योग क्या है? प्रिवेंटिव योग है। प्रिवेंटिव भी है, प्रिवेंशन के लिए भी है, बचाव के लिए भी है, और उपचार के लिए भी है। तो भविष्य में आपको रोग ना हो, इससे बेहतर है कि आप योग करें। आप भविष्य में आप रोगी न बने, उससे बेहतर है कि आप अभी से ही योग का अभ्यास करें। एक एज होती है 30+, 30 के बाद जैसे आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अपनी उम्र में आएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप सेल की उम्र होती है 3 या 4 दिन
एक सेल की एज होती है, और उसी प्रकार से जब नए सेल बनते हैं तो उनकी कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आफ्टर 30 क्या होता है कि आपके मसल्स, मस्कुलर सिस्टम है, आपका स्केलेटन सिस्टम है, वो धीरे धीरे रिजिड होना शुरू हो जाता है। जब आपकी लाइफ स्टाइल एक फॉर्मेट पे सेट हो जाती है तो शरीर भी उस हिसाब से धीरे धीरे सेट होने लगता है। शरीर को चाहिए 360 डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिवनेस, जो हम नहीं दे पाते हैं। हमारा डेस्क जॉब है, हम बिल्कुल कमर टेढ़ी करके बैठे हैं और बैक के ऊपर प्रेशर आ रहा है, गर्दन सामने झुकी हुई है, यहाँ गर्दन पे प्रेशर आ रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने, जैसे मैंने कहा ना कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेल्थ, हमारी जो बीमारी है उसके लिए लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है। लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उससे बाहर रहें, लेकिन अपनी इंटरनल लाइफ को, अपने शरीर को और मन को ऐसा डेवलप करके रखें कि वो उस चीज में आपको हमेशा आगे बनाए रखें। तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करूंगा, और मेरे कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आप कुछ भी करें, जैसे मैंने कुछ यहाँ बहुत बारीक चीजें बताई अपने अनुभव के आधार पर, उसे ख्याल में रखें और दृढ़ता लाएं और दृढ़ता के साथ करें। नो डाउट आपको फायदा होगा ही होगा। और यदि आपके कोई प्रश्न है किसी भी प्रकार के, तो अभी समय है, आप पूछ सकते हैं, और मैम के पास नंबर है मेरा, आप कभी भी कोई मार्गदर्शन चाहते हैं तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करके एचओडी मैम की तरफ देना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी को यदि कोई प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप अभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो उज्जाई प्राणायाम में, हेलो जी यस जी, मैम, उज्जाई प्राणायाम में जो वॉइस निकालते हैं, जो आवाज करते हैं गले से, वो सांस लेते वक्त लेना है या छोड़ते वक्त? वो सांस छोड़ते वक्त लेना है, ओके, है ना। आप ख्याल रखें, जब सांस छोड़ें तब हल्का सा एक डेमो देख लीजिए। जैसे मैंने सांस ली, लेते समय भी हो रहा है तो बेहतर है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस में हूं और मेरा तो पाथ इतना क्लियर है कि मैं साउंड को बिल्कुल सुन सकता हूं। छोड़ते समय कंठ पे फोकस करें, कंठ से फोकस करना। ओके, ऐसे। तो ये आपके थायराइड पे बहुत बेहतर काम करता है। रोग होते हैं क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ा होता है उनके सिक्रिएशन का, जो कि इससे प्रॉपर हो जाता है। तो ये हर प्रकार के थायराइड में बहुत ही कारगर है। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, जैसे अनुलोम विलोम में भी हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, फिर लेफ्ट से छोड़ते हैं, देन लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ते हैं। और चंद्रभेदी और सूर्यभेदी में भी आपने ऐसे ही बताया है जी। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, वो ही मैं पूछ रही हूँ। एक बार फिर इस चीज को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके समझें कि अनुलोम विलोम में हम हमेशा शुरू करते हैं चंद्र नाड़ी से, जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है। ओके। तो जब भी हम अनुलोम विलोम शुरू करें, हम लेफ्ट से शुरू करें। लेफ्ट से, जैसे मैं अभी आपको डेमो दे रहा हूं, हम लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ा। ओके। फिर राइट से लेना है, हाँ, और लेफ्ट से छोड़ना है। यस। तो ये एक राउंड हुआ अनुलोम विलोम का, ओके। है ना। अब चंद्रवेदी में क्या है कि हम केवल लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं। इतना ही है चंद्रवेदी, लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, ताकि आप अपनी जो शीतलता है उसको एक्टिव कर रहे हैं, आपके अंदर जो चित्त है उसको शांत कर रहे हैं। जी। ओके। तो जैसे चंद्रभेदी यदि हम करते हैं तो हमको एक साथ 11 या मोर देन दैट एक साथ करना है, और फिर देन सूर्यभेदी? हाँ, सूर्यभेदी भी करना चाहिए। एक साथ कर सकते हैं मतलब? ना, अनुलोम विलोम की तरह कंटिन्यू कर लो, ऐसा नहीं। आपको 11 बार चंद्रभेदी और 11 बार सूर्यभेदी करना चाहिए। हाँ, मतलब ऑल्टरनेट हम एक साथ कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तभी ये थैंक दोनों यू सर। चीजें आपकी बैलेंस हो पाएगी। बहुत बढ़िया, आपका लेक्चर भी कल का बहुत अच्छा था, डेमोन्स्ट्रेशन भी वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न यदि पूछना चाहें? जी सर, अगर बीच में गला सूखता है, अगर ये प्राणायाम करते हुए, तो क्या हम बीच में पानी पी सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स पानी पी सकते हैं। पानी का भी वही हो, एक आध सिप आप हल्का सा 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा सिस्टम रिलैक्स हो जाए।
थोड़ी प्रैक्टिस के साथ शायद ये चीज़ कम हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में शायद ये ज़्यादा लगता है। जी, धन्यवाद। वेलकम। पूनम मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? पूनम सिन्हा मैम। हमने फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दिए, आप लोग प्लीज उसको फिल कर दीजिएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी विजय सर जी का कि उन्होंने हमें आज अपना बहुमूल्य समय दिया और फिर हम सभी को योग एवं योग के महत्व और उसे सही ढंग से करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। एक्चुअली हम सभी चाहते हैं अपने जीवन में योग को लाना, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो ये आसन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपने आज हमें समझाए और बताए। और सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए हम सभी को। मैं आप लोगों के बीच में आके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आई एम ऑनर्ड मैम, थैंक यू सो मच। आप बुलाएंगे फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स सो मच। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी। योग हमारी संस्कृति है, संस्कार है, योग हमारी जीवन शैली है। आइए अपनी जीवन शैली को अपनाकर अपने को निरोगी बनाएं, समाज को सशक्त बनाएं और राष्ट्र को निरोग बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आप सभी ये फीडबैक लिंक जरूर फिल कर दीजिएगा। थैंक यू। और कल के सेशन में हमारे साथ रीटा चौधरी मैम रहेंगी, तो आप कल का सेशन जरूर ज्वाइन करिए। सेम टाइम रहेगा एंड सेम लिंक। थैंक यू। ओके।